जापान 2030। लोग ट्रेन में सवार होते हैं और काम पर जाने के लिए निकलते हैं। हर कोई अपने काम में व्यस्त है। कोई इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल कर रहा है, कोई सोशल नेटवर्क पर नए दोस्तों से बात कर रहा है और कोई शाम की योजनाओं पर चर्चा कर रहा है। किसी को पता नहीं कि कुछ ही मिनटों में उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। अचानक ट्रेन की रफ्तार बढ़ जाती है और अजीब चीजें होने लगती हैं। फर्श पर लुढ़कती बोतल की कैप अचानक गायब हो जाती है। यात्री अपने फोन पर भूकंप की चेतावनी पाने लगते हैं। फिर ट्रेन एक अंधेरी सुरंग में प्रवेश करती है और अचानक रुक जाती है। लोग होश में आते हैं, यह समझने की कोशिश करते हुए कि क्या हुआ। एक यात्री दरवाजे खोलता है और लोग चीखते और धक्का मुक्की करते हुए ऊंचे स्टेप्स से कूदते हुए बाहर की ओर भागते हैं। बाहर आकर वे हैरान रह जाते हैं। सभ्यता के निशान गायब हो चुके हैं और वे एक नष्ट हुए शहर के अवशेषों से घिरे होते हैं जो पेड़ों और घास से ढके होते हैं। सिर्फ वही डिब्बा बचा है जिसमें वे थे, बाकी सभी डिब्बे गायब हो गए हैं। समय के साथ यात्री एक दूसरे से परिचित होते हैं। एक फायर फाइटर शिराहामा घायल लोगों की मदद करता है और सुरंग की जांच करने का सुझाव देता है। उसके साथ लड़की कथाना और लड़का हायाशिमा भी शामिल होते हैं, जो यह समझना चाहते हैं कि क्या हुआ। इस बीच शहर की पुलिस यह समझ नहीं पाती कि आखिरी 2 डिब्बे कहां गए, जबकि बाकी ट्रेन यात्री समेत बिना किसी नुकसान के बची हुई है। तीनों वॉलंटियर्स सुरंग में प्रवेश करते हैं और अंधेरे में लंबे समय तक चलते हैं। अचानक वे आगे एक रोशनी देखते हैं और उसकी ओर बढ़ते हैं, लेकिन जब वे बाहर आते हैं तो वे चकित रह जाते हैं। वहां कुछ भी ऐसा नहीं है जो 2030 की याद दिलाए। कोई गगनचुंबी इमारतें या टेक्नोलॉजी नहीं, बस एक विशाल निर्जीव रेगिस्तान। स्तब्ध होकर तीनों अपने साथियों के पास लौटते हैं। शुरुआत में लोग उनकी बातों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन जब हायाशिमा आसपास का वीडियो दिखाता है तो उन्हें नई वास्तविकता स्वीकारनी पड़ती है। 7 घंटे बाद लोग रेस्क्यूअर्स की प्रतीक्षा में बेचैन होते हैं। जब एक लड़की, रेनी, चुपके से हायाशिमा के बैग में झांकती है और एक चिट्ठी पाती है जिस पर क्रिमिनल डिपार्टमेंट की सील लगी होती है। वह शक करती है कि हायाशिमा अपराधी है। फिर रेनी कथाना के बैग से खाना चुराती है, लेकिन जब उसे लगता है कि किसी ने उसे देख लिया तो वह पैकेज फेंक देती है। हायाशिमा उसे उठाकर ट्रेन में ले जाता है। तभी कथाना चोरी का पता लगाती है। पैकेज हायाशिमा के हाथ में देख यात्री उसे चोरी का आरोप लगाते हैं। रेनी उसके जेल से आई चिट्ठी के बारे में बताती है। अपमानित हायाशिमा आरोपों से इनकार करता है और जाने का फैसला करता है। इस समय शिराहामा फल का एक बॉक्स निकालता है और सबको बांटने का प्रस्ताव करता है। जब कथाना खाना बांट रही होती है, एक लड़का पहले का वीडियो देखता है जिसमें साफ दिखता है कि रेनी खाना चुरा रही है। हायाशिमा के निर्दोष होने का एहसास होते ही शिराहामा और कथाना उसे रोकने जाते हैं और उसे एक गहरी खाई में गिरने से बचा लेते हैं। आभार में वह स्वीकार करता है कि वह एक नाई है और उसकी उम्र 30 साल है, लेकिन जेल से आई चिट्ठी के बारे में कुछ नहीं बताता। रात होती है। यात्री किसी तरह सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई लोग भविष्य की चिंता में सो नहीं पाते। सुबह लोग महसूस करते हैं कि वे शायद कभी घर वापस न जा सकें। शिराहामा लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश करता है, लेकिन एक दोस्त उससे दूसरों की जिंदगी की जिम्मेदारी न लेने की विनती करता है। फिर फायर फाइटर स्वीकार करता है कि उसकी गलती से उसके एक साथी घायल हो गए, जो अब चल नहीं सकता। अब उसे लगता है कि उसे जितनों की हो सके मदद करनी चाहिए। साथ में वे जो लोग चले गए थे उन्हें पकड़ते हैं और उन्हें वापस कैरेज में समस्याओं को सामूहिक रूप से हल करने के लिए राजी करते हैं। यह देखकर हायाशिमा अपने भाई को याद करता है जो जेल में था और चिट्ठी उसी से आई थी। भाग्य ने उसे अपने छोटे भाई की परवरिश करने दी और वह अभी भी अपने बड़े भाई के अपराधी बनने के लिए खुद को दोषी मानता है। इस बीच कुछ यात्री आसपास के इलाके की जांच करते हैं और एक ऊंचे टावर के अवशेष पाते हैं। यह अजीब है क्योंकि खबरों में इसकी 2026 में पूरी होने की बात थी और एक यात्री को जंगल में एक केन मिला है जिस पर उसी साल की तारीख है। उनके साथ एक बायोलॉजिस्ट है जो एक पौधा पाता है जिसकी जेनेटिक मॉडिफिकेशन में 30 साल लगते हैं। यह पता चलता है कि वे धरती के भविष्य में हैं और यह एक खुशी की खबर नहीं है। उसी समय 2030 में सभी चैनल 2 डिब्बों के गायब होने की खबरें प्रसारित कर रहे हैं, जिनमें कम से कम 100 यात्री थे। रात आती है और कई लोग निराश हो जाते हैं, जबकि कथाना और शिराहामा बारिश की उम्मीद में प्लास्टिक कंटेनर को कैरेज की छत पर रखते हैं। सुबह बायोलॉजिस्ट घने हरियाली की ओर ध्यान दिलाता है, जिसका मतलब है कि पास में कोई जलस्रोत होना चाहिए। युवाओं का एक समूह जंगल का एक्सप्लोर करने निकलता है। रास्ते में हायाशिमा स्वीकार करता है कि उसके माता पिता अपराधी हैं और फिर वह एक मेंढक देखता है। इसका मतलब है कि पानी बहुत पास है, लेकिन आगे चट्टानें हैं जिन्हें केवल रस्सियों की मदद से चढ़ा जा सकता है। समूह ट्रेन में लौटता है और तार काटकर चट्टानों की ओर लौटता है। शिराहामा छोटी पर चढ़ता है और एक झरना देखकर खुशी से चिल्लाता है, लेकिन आसपास देखकर वह भयभीत हो जाता है।
माउंट फूजी की जगह एक समुद्र फैला हुआ है। लौटकर वह दूसरों को इसके बारे में बताता है और लोग यह अंदाजा लगाने लगते हैं कि उनकी पृथ्वी के साथ क्या हुआ। रात में सभी सोने चले जाते हैं, लेकिन सबसे बुजुर्ग यात्री तनाका बाहर जाते हैं और एक अनजान व्यक्ति को देखते हैं। जब वह इसके बारे में बताते हैं तो कोई उन पर विश्वास नहीं करता। फिर बारिश शुरू होती है, जिससे लोग पानी इकट्ठा कर सकते हैं और यहां तक कि स्नान भी कर सकते हैं। इस बीच बायोलॉजिस्ट आसपास की वनस्पति का अध्ययन करना जारी रखते हैं, कुछ खाने योग्य पौधे ढूंढते हैं और उन्हें दूसरों को दिखाते हैं। इसके बावजूद कटाना गलती से जहरीली बेरी खा लेती है, लेकिन सौभाग्य से उसका जहर घातक नहीं होता। यह खबर कि लड़की ठीक हो गई है, यात्रियों पर एक गंभीर प्रभाव पड़ता है। वे अंततः समझते हैं कि बैठे रहने से वे जीवित नहीं रहेंगे। लोग काम में लग जाते हैं और यहां तक कि बांस से बर्तन भी बनाते हैं। बैंक कार्ड अच्छे चाकू साबित होते हैं। युवाओं का समूह झरने से पानी लाता है और वे पौधों से सूप बनाते हैं। लेकिन रात के खाने के बाद कुछ लोग बीमार महसूस करते हैं और बायोलॉजिस्ट को आम बर्तन में कुछ जहरीली बेरी मिलती है। किसी को याद आता है कि तनाका को बर्तन के पास देखा गया था, जो अब उनके बीच नहीं है। शिराहामा उन्हें खोजने निकलते हैं, लेकिन ठोकर खाते हैं, गिरते हैं और अपनी टॉर्च खो देते हैं। कुछ समय बाद शिराहामा तनाका के बिना लौटते हैं, लेकिन हयाशिमा के पहले खोए हुए नाई के उपकरणों के साथ, जिन्हें वे बहुत याद कर रहे थे। सुबह में बायोलॉजिस्ट घोषणा करता है कि वह एक नदी की तलाश करने जा रहे हैं जो पास में होनी चाहिए। उनके दोस्त उनके साथ जाते हैं, लेकिन जंगल में उन्हें एक अजनबी मिलता है जो बायोलॉजिस्ट को घायल कर देता है और भाग जाता है। लोग उन्हें वापस ट्रेन तक ले जाते हैं, जहां सौभाग्य से एक मेडिकल स्टूडेंट होता है जो घायल को प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करता है। बाकी जितना हो सके मदद करते हैं और उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। बाद में तनाका अचानक जंगल से लौटते हैं। पता चलता है कि वह एक सुरक्षा कंपनी में काम करते थे और कैंप के चारों ओर जाल बनाने का तरीका दिखा सकते हैं। रेनी हयाशिमा से अपने बाल ठीक करने को कहती हैं और जल्द ही लड़के के लिए एक कतार लग जाती है। इस बीच शिराहामा और कटाना एक टीनेजर को एक जाल में फंसे हुए देखते हैं, लेकिन युवक खुद को निकाल लेता है और भाग जाता है। दोस्त उसके पीछे भागते हैं और जल्द ही खुद को नदी के पास पाते हैं। लड़का उनसे उस जगह पर इंतजार करने के लिए कहता है और जंगल में गायब हो जाता है। हयाशिमा उनकी अनुपस्थिति पर ध्यान देते हुए जोड़ी के साथ जुड़ जाते हैं। इस समय टीनेजर लौटता है और दोस्तों को कैरेज नंबर 6 तक ले जाते हैं, जो रहस्यमय तरीके से 5वें कैरेज से कई किलोमीटर दूर स्थित होता है। 5वें कैरेज के यात्रियों का स्वागत 6ठे कैरेज के समूह के नेता यूमोटो द्वारा किया जाता है। उनका कैरेज नदी के पास था, जहां बहुत सारा ताजा पानी और मछली थी। इसके अलावा उनके बीच एक बिल्डर था, जिन्होंने उनके मार्गदर्शन में जल्दी से एक कैंप सेटअप करने और यहां तक कि एक रसोई और एक शौचालय बनाने में मदद की। वे उन लोगों को पाते हैं जिन्होंने उनके बायोलॉजिस्ट को घायल किया था। वह स्वीकार करते हैं कि उन्होंने यह डर से किया, सोचते हुए कि वे उन पे हमला करने वाले थे। वह झुककर अपने कार्यों के लिए माफी मांगते हैं। यूमोटो स्वीकार करता है कि उसे विश्वास है कि अतीत में वापस लौटना संभव है। उस व्यक्ति ने उन्हें बताया कि शुरुआती दिनों में उन्होंने नदी पर एक छोटी नाव पाई, जहां उसने रेडियो को ठीक करने और एक सिग्नल पकड़ने में कामयाबी हासिल की, जाहिरा तौर पर कनाडा से, जहां साल 2060 का उल्लेख किया गया था। जो उन्होंने सुना, उससे व्यक्ति ने समझा कि 2026 में एक आपदा हुई थी। एक विशाल एस्ट्रॉयड पृथ्वी पर गिरा, जिससे पूरी दुनिया में शक्तिशाली भूकंप और सुनामी आई, जिससे तुरंत अरबों जानें चली गईं। वातावरण में फेंकी गई धूल ने सूर्य के प्रकाश को अवरुद्ध कर दिया, जिससे शेष प्रजातियों विलुप्त हो गए। लेकिन मुख्य बात यह है कि एस्ट्रॉयड संयोग से नहीं गिरा था। यह अंतरिक्ष का मलबा था। राज्य निगमों के अलावा सैटेलाइट को किसी भी व्यक्ति द्वारा लॉन्च किया जाने लगा था। एक प्रोब एक सैटेलाइट से टकराया, जो बदले में एक एस्ट्रॉयड पर गिरा, जिससे उसकी ऑर्बिट में बदलाव हुआ। इसलिए यह एक मानव निर्मित आपदा थी। इसीलिए उनका लौटना और भविष्य को बदलना इतना महत्वपूर्ण है। 6ठे कैरेज के उदाहरण से प्रेरित होकर यात्रियों ने नदी के पास एक स्नानघर बनाने का निर्णय लिया। इस बीच तनाका बिगड़ते जाते हैं, शाखाओं से एक गुड़िया बनाते हैं और उससे बात करते हैं। सुबह में स्नानघर तैयार होता है। कई दिनों में पहली बार लोग गर्म पानी में स्नान करते हैं और अपने कपड़े धोते हैं। लड़के नदी के किनारे एक अजीब पत्थर पाते हैं, जिसके बारे में यूमोटो को पता चलता है। वह अपने लोगों को उसे खोजने के लिए भेजते हैं, लेकिन रेनी अजनबियों को देखती हैं और एक लड़का फिसल जाता है। उनके नेता के अनुसार यह पत्थर उन्हें घर वापस लाने में मदद कर सकता है। लड़कियों के बीच लौटने की आवश्यकता पर बहस होती है और रेनी कटाना को धक्का देती है। वह गिरती है और गलती से मिट्टी की एक परत को हिलाती है, जिसके नीचे एक मृत शरीर मिलता है। इस बीच तनाका एक अखबार में एक हत्यारे की खोज के बारे में एक घोषणा पढ़ते हैं, जिसका विवरण उनके जैसा होता है। इस समय
रेनी और कटाना को छठे कैरेज के लड़कों द्वारा हमला किया जाता है, लेकिन रेनी बच निकलती है और भाग जाती है, जहां वह मिले शव के बारे में बताती है। कटाना लड़कों से जंगल के माध्यम से बच निकलती है। 5वें डिब्बे के यात्री हथियार बनाने का फैसला करते हैं, जबकि शिरहामा और हयाशिमा पड़ोसियों के पास जाते हैं, लेकिन वहां लड़की नहीं मिलती। इस बीच कटाना नाव तक पहुंच जाती है। युमोटो को लड़कों के सामने यह स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जाता है कि उसने एक यात्री को मार डाला था जो अचानक आक्रामक हो गया और लोगों पर चाकू से हमला करने लगा। इसलिए उसे नेता के रूप में पहचाना गया था। लड़के घर जाते हैं, उम्मीद करते हुए कि कटाना वापस आ गई है, लेकिन वह वहां नहीं होती। बाकी लोग छठे डिब्बे में जाकर दोषियों को सजा देने का आग्रह करते हैं और फिर से लड़की की तलाश में निकल पड़ते हैं। कटाना नाव में छिप जाती है। जब युमोटो अंदर आता है तो वह किसी अनजान स्टेशन को कॉल करने का नाटक करता है, लेकिन लड़की देखती है कि तार कटे हुए हैं। आदमी उसे खोज निकालता है और स्वीकार करता है कि वह अतीत में वापस नहीं जाना चाहता, क्योंकि वह यहां एक नया समाज बनाना चाहता है। इसके बाद वह कटाना को बांध देता है और केबिन में बंद कर देता है, जहां उसकी चीखें नहीं सुनी जा सकती। सुबह में 5वें डिब्बे के यात्री पड़ोसियों पर हमला करने ही वाले होते हैं, जब एक महिला सुझाव देती है कि वे पीछे हटकर एक इमारत की तलाश करें जहां वे छिप सकें। इस समय छठे डिब्बे के लड़के कुछ खोजने के लिए पड़ोसियों के पास जाते हैं, लेकिन वे जाल में फंस जाते हैं। लड़ाई शुरू हो जाती है जब छठे डिब्बे के बाकी यात्री आ जाते हैं और उनमें अधिक पुरुष होते हैं। लड़ाई एक वास्तविक युद्ध में बदल जाती है, जिसे कटाना की उपस्थिति रोक देती है, जो युमोटो पर झूठ बोलने का आरोप लगाती है। उसे धोखा स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जाता है, लेकिन वह सिर्फ लोगों का हौसला बनाए रखना चाहता था। हालांकि यात्री पूर्व नेता को निर्वासित करने का फैसला करते हैं। जाने से पहले वह जहाज की एक डायरी सौंपता है, जिसमें उस टावर के बारे में जानकारी होती है जो उन्हें अतीत में लौटने में मदद कर सकता है। इस बीच जो लोग इमारत की तलाश में गए थे, वे टावर तक पहुंचते हैं और वहां चमकते हुए एस्ट्रॉयड के टुकड़े पाते हैं। 2023 में वैज्ञानिक रे वीडियो निगरानी कैमरे की रिकॉर्डिंग की समीक्षा के बाद यह खोजता है कि सुरंग में 2 डिब्बों के गायब होने के क्षण में एक वर्म होल दिखाई दिया, जो शायद स्पेस टाइम में विकृति का परिणाम था। यात्री युमोटो द्वारा पाई गई डायरी का अध्ययन करते हैं और आपदा की सही तारीख जान लेते हैं। इसके अलावा उनके पास एक एस्ट्रॉयड का टुकड़ा है जिसमें असाधारण चुंबकीय चार्ज होता है। एक यात्री को याद आता है कि उनकी यात्रा के दिन उसने आकाश में गिरते हुए तारे जैसी कोई चीज देखी थी। अतीत में रे उसी घटना का विश्लेषण करते हुए निष्कर्ष निकालता है कि यह एक सुपरनोवा विस्फोट की चमक थी। भविष्य में एक विशेषज्ञ भी है जो बताता है कि सुपरनोवा तब होते हैं जब एक तारा अपने जीवन चक्र के अंत तक पहुंचता है और विस्फोट होता है, जिससे बहुत अधिक ऊर्जा निकलती है। जाहिर है, इससे वह समय गड्ढा बन गया जिसमें दोनों डिब्बे गिर गए। इसका मतलब है कि उन्हें इस वर्म होल को फिर से खोलने की जरूरत है। शाम को एक तेज तूफान शुरू होता है जो लोगों को डिब्बे से अधिक सुरक्षित आश्रय खोजने के लिए मजबूर करता है। तनाका सुरंग की ओर जाने वाले पिछले दरवाजे खोलता है। अचानक से एक तेज झोंका उसकी गुड़िया को पकड़ लेता है और उसे तूफान के कारण हुए वर्म होल में खींच लेता है, लेकिन जैसे ही तूफान शांत होता है, वर्म होल गायब हो जाता है। 2023 में वैज्ञानिक तनाका की गुड़िया को खोजते हैं। भविष्य के यात्री निष्कर्ष निकालते हैं कि वर्म होल को बुलाने के लिए उन्हें एक शक्तिशाली ऊर्जा स्रोत की जरूरत है, जिसके लिए वे बिजली की लाइनों के अवशेषों की तलाश शुरू करते हैं। प्रत्येक खंभे को खोदते हैं। यात्री एक विद्युत उपकेंद्र पाते हैं जहां किसी तरह कार्यशील उपकरण संरक्षित होते हैं। वे सुरंग में पर्याप्त बिजली को पुनर्निर्देशित करते हैं ताकि अगले तूफान के आगमन के साथ वर्म होल को स्थिर किया जा सके, जिससे अतीत में लौटने के लिए पर्याप्त हो। रात में तूफान शुरू होता है। उपकेंद्र की शक्ति से वर्म होल खुलता है और तनाका को छोड़कर सभी डिब्बे में प्रवेश करते हैं, जो लौटने से मना कर देता है। डिब्बे को छेद द्वारा निगल लिया जाता है और यह कहीं अंतरिक्ष और समय में दौड़ता है, जब तक कि इसके दरवाजे सुरक्षा सेवा कर्मचारियों द्वारा नहीं खोले जाते, जो कहते हैं कि वे एक मई 2026 में पहुंचे हैं, जिसका मतलब है कि एस्ट्रॉयड गिरने से पहले केवल कुछ महीने बाकी हैं। क्वारंटीन प्रोसीजर्स से गुजरने के बाद यात्री अधिकारियों को बताते हैं और भविष्य से एस्ट्रॉयड और असामान्य पौधों के टुकड़े प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। अधिकारी सर्वनाश की कहानियों पर विश्वास नहीं करते हैं। बाद में इंटरनेट इस घटना के बारे में चर्चा करता है। टाइम ट्रैवलर्स को फैंस मिलते हैं, जिससे दुनिया के अंत के बारे में ट्रैवलर की कहानी में रुचि बनी रहती है। इस बीच वैज्ञानिक रे यह विश्वास करने लगते हैं कि यात्री सच कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी एस्ट्रॉयड को ट्रैक किया है। एक ट्रैवलर इंटरनेट पर एक अपील पोस्ट करता है, सामान्य लोगों को खतरे के बारे में बताता है। एक यात्री जो यात्रा से पहले सरकार में एक उच्च पद पर था, रक्षा मंत्री के पास पहुंचता है। वह अपने पूर्व सहयोगी से मिलती है
और रिपोर्ट करती है कि सरकार ने उन पर विश्वास किया और पहले से ही एक मिसाइल लॉन्च करने की तैयारी कर रही है जो एस्ट्रॉयड के ऑर्बिट को बदलने में सक्षम है। समय बीतता है और तबाही का दिन करीब आ जाता है। यात्री यह जानने के लिए एक साथ प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होने का निर्णय लेते हैं कि क्या आपदा को टाला जा सका या नहीं। लेकिन सैन्य सफलतापूर्वक अपना काम पूरा करते हैं और एस्टेरॉयड के ऑर्बिट को बदल देते हैं, जो मानवता को पूर्ण विलुप्ति से बचा लेते हैं।